सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ मानस पांडे और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस चैनल पे जिसका नाम है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज। इसका नाम ही है सिविल सर्विसेज, इसका मतलब आप इस बात को मान के चलिए, फिर सी दी वीडियो इन अ प्रॉपर वे, पूरा वीडियो देखिए फिर डिसाइड करिए कि आपको कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट हम लोग ऑलरेडी इसका एक ख़त्म कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और उस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन शुरुआत कहाँ से हुआ, ये शब्द कहाँ से आया, कैसे शुरुआत हुआ, आज उसका हम लोग दूसरा वीडियो जानने वाले हैं। और देखिए हम लोग उसी पे आ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। तो आ जाइए, वी आर मूविंग अहेड विद द सेकंड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जरा एक मिनट के लिए मैं उस चीज़ को बता दूं कि हम लोग जहाँ पे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो पहले बता दूं, सबसे पहले बंदे थे एम.एन. रॉय साहब, जिन्होंने 1934 में पहली बार क्या कहा कि हाँ हमें ज़रूरत है एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जिसका काम क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। ये किसने कहा, एम.एन. रॉय साहब ने कहा था, ये बात याद रखिएगा। दूसरा क्या हुआ, अगला क्या हुआ, अगला 1935 में कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बैठक थी जिसमें उन लोगों ने बोला कि हाँ यार हमें भी चाहिए दोबारा। जैसे होता नहीं कि एक आदमी ने शुरू किया फिर लोगों ने उसको बढ़ाना शुरू किया। तीसरे नंबर पे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू साहब थे। उन्होंने यार साफ साफ कह दिया कि हमारा देश, हमारा संविधान हम खुद अपने यंग लोग के द्वारा बनाएंगे, हमें आपका इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। ठीक, उसके बाद उन्होंने माना कब, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, उन्हें लगा कि भारतीयों की मदद लेनी चाहिए, उस वजह से उन्होंने कहा लाओ सालों को कुछ तो दे दिया जाए। तो उन्होंने मान लिया इस बात को कि ठीक है हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को देते हैं। तो आज हम लोग उसी का सेकंड पार्ट कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी कैसे, कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ध्यान से सुनिए, कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यूपीपीसीएस में क्या पूछेगा, बहुत अच्छे से समझना है आपको। यूपीपीसीएस प्योरली फैक्ट पूछता है, आईएएस डिटेल में पूछता है, जहाँ जो अंतर होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो पहले ऐसे समझिए कि यूपीपीसीएस क्या पूछेगा। यूपीपीसीएस का पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया। तो याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। पक्का, कब बनाया, अब ये भी समझिए कि 1946, नवंबर 1946 में बनाया। अब कोई आपसे पूछे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, तो याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था, 24/3/1946 को। ये कब आया था, कैबिनेट मिशन प्लान भारत में आया था, जिसका काम था क्या कहना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। अब आ जाइए क्या हुआ, हम लोग मेन फैक्ट्स पे आते हैं। टोटल सीट कितनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, 389 थी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट टोटल सीट, ये यूपीपीसीएस के क्वेश्चन है, याद रखिएगा, फिक्स क्वेश्चन आते हैं कि टोटल सीट कितनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, 389 थी, जिसमें से 296 सीटें, कितनी सीटें, 296 सीटें किसको दी गई थी, ब्रिटिश इंडिया को, इंडिया का वो हिस्सा जिस पे ब्रिटिश का डायरेक्ट कंट्रोल था। बची कितनी सीटें, 93 सीटें किनको दी गई। अब ऐसा थोड़ा ना था कि पूरा ब्रिटेन ने पूरा भारत पे ही कब्जा, कुछ भारत में रियासत भी थी, थोड़ी बहुत नहीं बहुत सारी रियासत थी। तो रियासतों का मालिक कौन होता था, राजा होते थे। कितनी सीटें दी गई, 93 सीटें दी गई। तो टोटल कितनी सीट, 389, जिनमें से 296 किसको, ब्रिटिश इंडिया वाले पार्ट को, और 93 सीट किसको अलॉट हुई, प्रिंसली स्टेट को। प्रिंसली स्टेट का मतलब रियासतों को हुआ। ठीक, अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे, सबसे ज़रूरी ये पॉइंट है, याद रखिएगा। 296 में से, ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन भी है कि 296 में से 292 सीट किसको दी गई, गवर्नरी प्लांट को। वो प्लांट, वो इलाका, वो क्षेत्र जो कि गवर्नर रूल कर रहा था, 296 सदस्य कहाँ से लिए जाएंगे, उस इलाकों से जहाँ ब्रिटेन के गवर्नर रूल कर रहे थे। और बचे 4 कहाँ से लिए जाएंगे, उन जगहों से जहाँ पे मुख्य आयुक्त का मतलब होता है चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस। तो 2 टाइप के प्रोविंसेस थे, अगर ऐसा कहा जाए तो 3 प्रोविंसेस थे। पहला तो भारतीय रियासतें थी, दूसरा ब्रिटिश इंडिया था, और तीसरा ब्रिटिश इंडिया के भी 2 पार्ट थे, पहला जो कि गवर्नर रूल था, दूसरा जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे। ठीक है ना, तो 4 सीटें चीफ कमिश्नर प्रोविंस को मिली और 292 सीटें किसको मिली, 11 राज्यपालों के प्रांतों से गई। ठीक है, और ध्यान से सबसे ज़रूरी चीज़ देखिए, इन्होंने क्या हुआ था, इन्होंने 10 लाख आबादी पे, कितनी आबादी पे, 10 लाख आबादी पे एक सीट रफली अलॉट कर दी थी। याद रखिए, मोटे तौर पे 10 लाख आबादी पे कितनी सीट अलॉट की,
एक सीट अलॉट कर दी सारे लोग को, मतलब जैसे 10 लाख है तो एक सीट उनको दे दिया। और क्या हुआ देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ ये जो हुआ, जो सीट का अलॉटमेंट हुआ जनसंख्या के आधार पर हुआ। ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जब सीट का अलॉटमेंट हुआ तो किस आधार पर हुआ, जनसंख्या, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन हुआ। याद रखिएगा, उनके बेसिस पे, पॉपुलेशन बेसिस पे हुआ। और वो भी कैसे हुआ, 10 लाख पे एक सीट। और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसका ये है, लास्ट वाला पार्ट। अगर आप इसको देखेंगे तो लास्ट वाला पार्ट क्या कहता है, इस लास्ट वाले पार्ट को देखिए। ये वाला पार्ट हमसे कहता है कि जो सीट अलॉट हुई, इन्होंने बहुत बड़ा खेला कर दिया ब्रिटिशर्स ने। क्या खेला किया ये समझिए। इन्होंने जो सबसे बड़ा खेल किया वो ये किया कि यार एक काम करते हैं, इन्होंने ये कर दिया कि जो सीट अलॉट करेंगे उनके 3 पार्ट हो जाएंगे। कैसे कैसे, इनको कैटेगरी में बांट दो। सबसे बड़ा अंग्रेजों का भारत में जीतने का रीज़न ही यही था, उन सालों ने बांटो और राज्य करो शासन किया। उन्होंने 3 ग्रुप बांटे। याद रखिएगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव हुआ उसमें 3 ग्रुप थे। पहला मुस्लिम का, और ऐसा नहीं कि मुस्लिम को कोई भी वोट दे सकता है, मुस्लिम को वोट सिर्फ मुस्लिम देगा। दूसरा सिख, सिख को वोट सिर्फ कौन दे सकता है, सिख दे सकता है। तो देखिए इन्होंने बहुत बदमाशी की थी, इन्होंने मुस्लिमों को बांट दिया, ये सिख को भी बांटने की कोशिश कर रहे थे। भाई नहीं पॉसिबल हुआ अलग बात है, लेकिन फिर भी कोशिश उन्होंने की थी। और तीसरा जनरल। तो याद रखिए देयर वेर 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरी बनी, मुस्लिम, सिख और जनरल। किसमें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। 3 में मुस्लिमों को सिर्फ मुस्लिम वोट देंगे, सिखों को सिर्फ सिख वोट देंगे, जनरल को कोई भी वोट दे सकता है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पे। द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि लेट अस कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। ये अब क्या है देखिए, ये आपको पता है जो चुनाव हुआ वो किस आधार पर हुआ, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर हुआ। याद रखिए, चुनाव जो हुआ एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार पर हुआ। अब आप पूछेंगे क्या ये इलेक्टेड थी, नहीं। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस पूछता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो इलेक्टेड थी कि नॉमिनेटेड थी। तो याद रखिए कि ये पार्टली इलेक्टेड थी, पार्टली नॉमिनेटेड थी। जितने भी रियासतें थी उनको कहा गया कि आप अपने एक एक बंदों का नाम दे दो। देखिए जितनी भी रियासतें थी उनसे कहा गया कि भैया अपना एक एक आदमी का नाम दे दो। देखिए स्वयं सीमित मताधिकार पर चुने गए और रियासतों के प्रतिनिधियों को मनोनीत किया जाना था। ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है कि रियासतों को कहा गया कि आप अपने एक आदमी को दे दीजिए, हम उसको क्या, आप उसको नॉमिनेट कर दीजिए। और ब्रिटिश में क्या हुआ, आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत का मतलब कुछ इलेक्शन से, ब्रिटिश प्रांत से इलेक्शन होगा, इसमें क्या किया गया, प्रिंसली स्टेट को बोल दिया गया भैया नॉमिनेट कर दो। तो कैसी थी संविधान सभा, पार्टली इलेक्टेड, पार्टली नॉमिनेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आ जाइए सभा के चुनाव में हुआ। भैया चुनाव हुए कब, 296 सीट के लिए चुनाव, 296 सीटों के लिए जो चुनाव हुआ वो हुआ अगस्त 1946 में। याद रखिएगा कब हुआ, अगस्त 1946 में। अब क्या हुआ, जितने भी प्रिंसली जो रियासत थे वो कह दिए भैया ऐसा हम इस चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, नहीं लेंगे जाओ। तो भैया 93 सीटों ने चुनाव में भाग ही नहीं लिया। जो 93 सीटें थी उन्होंने चुनाव में भाग नहीं लिया। ये 93 कौन थी, जो प्रिंसलीज पे रियासतों की थी, वो लोग कहे भैया हम दूर रहेंगे। बचे कौन, 296 सीट। 296 सीटों पर जब चुनाव हुए तो कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती, 208 सीटें। याद रखिएगा कांग्रेस ने जीती 208 सीटें और 73 सीटें किसने जीती, मुस्लिम लीग ने जीती, 15 सीटें अन्य ने जीती। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बार समझ लीजिए। 296 सीटें थी, 296 सीट्स वेयर देयर ऑन विच वोटिंग कंडक्टेड। 93 सीट पे वोटिंग नहीं हुई क्योंकि साले प्रिंसली स्टेट वालों ने कह दिया भैया हम नहीं भाग लेंगे। बचे 296 में से 208 कांग्रेस ने जीती। याद रखिएगा ये पूछा गया क्वेश्चन है, 208 सीटें किसने जीती, कांग्रेस ने। 73 किसने जीती, मुस्लिम लीग ने जीती। और बचे हुए 15 अन्य, जैसे होता नहीं क्या निर्दलीय उम्मीदवार जीत गए। तो ये वाला हिसाब था। अब आ जाइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भैया जीत गए, चुनाव हो गया, जो चुनना था चुन लिए, चुन के आ गए। अब क्या हुआ, अब समझिए। पहली बैठक जो संविधान सभा की हुई वो हुई 9 दिसंबर 1946 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी आर ओ छोटे लेवल के जितने एग्जाम हैं उसमें ये पूछा जाता है। पीसीएस में अब नहीं पूछते हैं। पहले देखिए पीसीएस का लेवल थोड़ा सा डाउन था, अब पीसीएस का लेवल थोड़ा अप इसलिए हो गया है क्योंकि अब पूछेगा फैक्ट, आज भी फैक्ट ही पूछेगा, लेकिन अब उसमें क्या हो गया, थोड़ा डिफरेंट कर दिया है। कैसे डिफरेंट कर दिया, अब ये नहीं पूछेगा कि 9 दिसंबर को हो गया था, थोड़ा और डिटेल पूछेगा, अभी आगे मैं बताऊंगा। देखिए 9 दिसंबर को चुनाव हुआ, मुस्लिम लीग ने क्या बाइकआउट कर दिया, मुस्लिम लीग ने
ऐसा नहीं था, जीते वो लोग, चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद कह दिया भैया हम संविधान सभा के असेंबली में बैठक में भाग नहीं लेंगे, नहीं लिया, बहिष्कार कर दिया। और पाकिस्तान के लिए कहने लगे कि भैया हमें एक और देश चाहिए, हम तुम्हारे संविधान सभा में नहीं जीते थे, 73 सीट्स जीत लिए थे, लेकिन उन्होंने बोला हम बैठेंगे नहीं, नहीं बैठे। मुस्लिम लीग वाले बदमाश थे, नहीं बैठे। तो भैया क्या हुआ, 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई। और याद रखिए बैठक का जो कायदा सेट किया गया वो फ्रांस के आधार पर। जैसे फ्रांस में क्या सिस्टम था, पहली बैठक होगी तो जो सबसे बुढ़वा आदमी होगा, सबसे सीनियर आदमी, तो भारतीय संविधान सभा में सबसे सीनियर आदमी थे कौन, सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखिए सबसे सीनियर आदमी थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये कहाँ से ढूंढा गया, तो ये भारतीयों ने नकल किया, कहाँ से, फ्रांस से लिया गया। याद रखिए फ्रांसीसी प्रथा है क्या, कि जो सबसे बुढ़वा होगा, द पर्सन हु इज द ओल्डेस्ट वन, हु इज द एजेड वन विल बी नॉमिनेटेड एज दी क्या बोला जाएगा, अध्यक्ष बना दिया जाएगा। कितने सदस्यों ने भाग लिया, 211 सदस्यों ने ही भाग लिया था। सिर्फ और सिर्फ 200 थे, कितने, 296 सदस्य थे और 73 प्रिंसली स्टेट थे। प्रिंसली स्टेट मना कर दिए। 296 में से भी देखिए 211 क्यों, क्योंकि जो मुस्लिम जीते थे वो तो छोड़ दिए, उन्होंने कहा मुस्लिम लीग वाले तो बन ले नहीं। तो पहली बैठक में सिर्फ 211 लोगों ने भाग लिया। याद रखिएगा 211 लोगों ने भाग लिया। पहले कौन बनाया गया, सच्चिदानंद सिन्हा। अब ये पहली बैठक था। दूसरी बैठक कब हुई, देखिए पहली बैठक हुई 9 तारीख को, दूसरी बैठक हुई सिर्फ 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या किया गया, बोला कि ठीक है भैया अब तुम बन गए, अब प्रथा खत्म हो गई, अब हम अपना एक बंदा चुनेंगे। तो बंदा किसे चुना गया, सर्वसम्मत से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया, अध्यक्ष। तो याद रखिएगा अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा कि संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया, सच्चिदानंद सिन्हा। किसके आधार पर, फ्रांसीसी प्रथा के आधार पर चुना गया। ये नई चीज़ है, ये आ सकती है। दूसरी चीज़ क्या है, 11 तारीख को जब सब बैठ गए, सेटल डाउन हो गए, तो उन्होंने बोला ठीक है चुनाव करते हैं। चुनाव में कौन सर्वसम्मत से बना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो टेम्परेरी अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, फिर परमानेंट अध्यक्ष किसको बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और सबसे ज़रूरी 2 उपाध्यक्ष बनाए गए, 2 वाइस प्रेसिडेंट। याद रखिएगा डॉक्टर प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट और 2 बोथ H.C. मुखर्जी और कृष्णम्माचारी भाई साहब एक थे। H.C. मुखर्जी और कृष्णम्माचारी को 2 प्रेसिडेंट। याद रखिएगा संविधान सभा में क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी प्रेसिडेंट्स वेर देयर, 2 प्रेसिडेंट थे। सबसे पहला H.C. मुखर्जी और कृष्णम्माचारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो H.C. मुखर्जी और कृष्णम्माचारी को बना दिया गया क्या, संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष। तो कोई आपसे पूछेगा तो अब आप ये बता सकते हैं कि संविधान सभा में कितने उपाध्यक्ष थे, 2 उपाध्यक्ष थे। जल्दी से आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पे। अब क्या हुआ, 9 तारीख को, 9 दिसंबर को पहला मीटिंग हुई, 11 दिसंबर को दूसरी मीटिंग हुई जिसमें राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया परमानेंट अध्यक्ष। 13 तारीख को पहला क्या डेट है, पहला डेट है याद रखिए 9, फिर 11 दिसंबर, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, फिर 13 दिसंबर। 13 दिसंबर को क्या हुआ, देखिए 13 दिसंबर को मैटर ये हुआ कि भैया जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया। देखिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया। और ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था यही आगे चल के आज जो भारत का जो प्रस्तावना है, जो कि मेरी पहली वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, प्रस्तावना बनी आज की, ठीक है, याद रखिएगा। तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को पारित किया गया, 13 दिसंबर को प्रस्तुत किया गया। किसने प्रस्तुत किया, जवाहरलाल नेहरू ने। ये पीसीएस में क्वेश्चन आएगा। और ये भी आएगा, ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था उसको 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से विधानसभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। कब, बहुत इंपॉर्टेंट, 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को स्वीकार कर लिया गया। अब देखिए 3 जून 1947 को क्या हुआ, 3 जून 1947 को देश का विभाजन हो गया, 2 भाग में देश बटा। क्या बात हो गई भैया, बटना है किसके तहत, किसके तहत, माउंटेन बेटन योजना के तहत, द प्लान ऑफ द माउंट बेटन डिवाइडेड। अब आपसे पूछे भारत पाकिस्तान अलग किस पे हुए, तो याद रखिएगा माउंट बेटन ही था ससुरा जिसने अलग अलग कर दिया, माउंट बेटन के प्लान के आधार पर हुए। अब देखिए अब जैसे ये भारत पाकिस्तान अलग हो गए ना, तो प्रिंसली स्टेट की थोड़ा सा फटी, उन्होंने बोला पापा ऐसा है धीरे धीरे ज्वाइन कर लो, ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ। अब धीरे धीरे जो प्रिंसली स्टेट थे विधानसभा में अपना अपना स्टेट क्या करना शुरू कर दिया, ग्रहण करना शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग तुरंत अलग हो गया, भाई मुस्लिम लीग का डिमांड क्या था, हमें पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान मिल गया, उन्होंने छोड़ दिया। अब आ जाइए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया। माउंटेन बेटन ने बोला 3 जून को भैया ऐसा भारत पाकिस्तान को अलग होना है। किसके आधार पर अलग होना है, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को। तो भारत स्वतंत्र किसके आधार पर हुआ,
1947 एक्ट के। अब जब ये एक्ट बना तो इसने कुछ क्या कर दिया, कुछ चेंजेस कर दिए असेंबली में, जो कि हम लोग अगले टर्न पे देखेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप यू एंजॉयड द क्लास।